हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, उसको हम MCQs के द्वारा यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है ग्रीन स्टील से। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं ग्रीन स्टील के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ऐसे मेथड्स को यूज़ किया जाएगा जिसके अंदर जो कार्बन एमिशन है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के, जिस टाइम पे स्टील मैन्युफैक्चर होती है उस टाइम पे जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो सके। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं और इसके अंदर जो कार्बन एमिशंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इट इवेंचुअली लोअर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कट्स कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्टील। इससे जो एमिशंस वगैरह होती हैं वो बहुत कम होती हैं, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है स्टील की और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान रहता है। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है पिछले साल यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, तो इसके अंदर भी हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात करते हैं। अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा पानी से हाइड्रोजन को बनाया जाता है और अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन के एमिशन है वो कम से कम होते हैं। तो दैट मीन्स ये एक सस्टेनेबल मेथड है हाइड्रोजन बनाने का। तो आपका लास्ट जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड है डिजिटल सर्विसेज एक्ट से। तो जैसा कि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विसेज ऐप है। इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं जो कि डिजिटल स्पेस को यूज़ कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर कॉमन रूल्स हैं ऑन इंटरमीडियरी ऑब्लिगेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द सिंगल मार्केट। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं ताकि डिजिटल स्पेस को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए। तो हायर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन के यूजर्स की एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री। तो जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उन सब की प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट के अंदर गाइडलाइंस को ऐड किया गया है। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं, ये एक ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर लेबर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये कब बनी थी, 1919 में बनी थी एक ट्रीटी के द्वारा जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेल, और जो कि पहले लीग ऑफ नेशंस को एफिलिएटेड थी लेकिन 1946 में यूनाइटेड नेशन के अंडर आ गई थी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लेबर स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं और उसके अलावा डिसेंट वर्क को, चाहे वुमेन का हो चाहे मैन का हो, उसको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो दैट मीन्स आपकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू व्हाइट फ्लाई। तो आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान वाले एरिया में व्हाइट फ्लाई का अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है कॉटन क्रॉप्स के ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं व्हाइट फ्लाई के बारे में बात करूँ तो जो लीव्स होते हैं उसके नीचे जाके व्हाइट फ्लाई रिजाइड करने लग जाती हैं और अल्टीमेटली कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है ताकि वहाँ पर फंगस ग्रो कर सके, और जो भी लीव्स होते हैं उनकी कर्लिंग भी कर देती है। तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सीरियस पेस्ट है कॉटन का जो कि लोअर करता है यील्ड बाय फीडिंग ऑन अंडरसाइड ऑफ द लीफ एंड स्प्रेडिंग डिजीजेस लाइक कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीफ के नीचे जो है ये व्हाइट फ्लाइज रिजाइड करने लग जाती हैं और अल्टीमेटली सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं ताकि यहाँ पे फंगस और जो वायरसेस हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बन सके रहने के लिए, और अल्टीमेटली जो क्रॉप की यील्ड है उसको डिक्रीज कर देती हैं। ये व्हाइट फ्लाइज जो है वो सबसे पहले यहाँ पर नहीं पाई जाती थी, वो कैरेबियन आइलैंड्स और जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे देखने को मिलती थी।
तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू तमिलनाडु के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है थामिरबानी रिवर। तो जो थामिरबानी रिवर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के जो केसेस हैं या फिर न्यूज़ है वो सामने दिख रही है। तो अगर मैं इस रिवर के बारे में बात करूं, तमिलनाडु की ओनली पेरिनियल रिवर है, दैट मीन्स इट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर इस रिवर के अंदर पानी रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो रिवर है इसके आसपास आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी वो भी करेक्ट हो जाएगी। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो इस रिवर का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, इवन इसको संगम एरा लिटरेचर के अंदर भी मैंशन किया गया है। तो और ये ऐसी रिवर है जो कि थ्रू आउट तमिलनाडु के अंदर ही फ्लो होती है और अल्टीमेटली जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, बे ऑफ बंगाल वाला, उसके अंदर जाकर ड्रेन हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर आपकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन लाई करती है और इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है, दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन को 1942 में बनाया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में रिसर्च करने वाली हैं और इसकी आपको देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर इंडिया 37 लैब्स हैं, जिसमें से आपको अलग अलग लैब्स देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन जीनोमिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो इन सब के रिगार्डिंग इनकी जो लैब्स हैं वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं ऑल ओवर दी इंडिया। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू PM पोषण स्कीम। तो अगर मैं PM पोषण स्कीम के बारे में बात करूं तो आपकी जो मिड डे मील स्कीम है जिसको 1995 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। बेसिकली उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था, उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और ये जो मिड डे मील स्कीम है इसको पिछले साल ही 2021 के अंदर दोबारा से रीनेम कर दिया गया है, दैट इज PM पोषण स्कीम, जिसको हम PM पोषण शक्ति निर्माण के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स इस स्कीम के लिए जो फंडिंग है वो स्टेट भी प्रोवाइड करता है और सेंटर भी प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग अपॉन उनकी कितनी रेशो है। इसके अलावा ये मील प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को कवर करता है, तो एक तो आपके 6 साल से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं जो कि 1 से लेके 8th क्लास तक के बीच में पढ़ रहे हैं, तो एक तो उनको कवर करता है। इसके अलावा बाल वाटिकास को भी कवर करता है जो कि 3 से 5 साल के एज ग्रुप में लाई करते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर इसमें से कौन कौन से मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज लाई करते हैं। जैसे कि नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लाई करता है, वैली ऑफ नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में लाई करता है। और आपको देखने को मिलेगा कि नंदा देवी और जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ये दोनों कंबाइन करके आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। राजाजी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगा, गोविंद नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो दैट मीन्स आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोराक टेक्निक के बारे में। तो ये जो टेक्निक है बेसिकली 1969 में इसको डेवलप किया गया था और इस टेक्निक के अंदर क्लाउड के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो वेदर का फिनोमिना है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके। अब वेदर के अंदर भी स्पेशली जो साइक्लोन्स हो गया, टाइफून्स हो गया, हरिकेन्स हो गया, उन सबको यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाउड्स का क्या पैटर्न है। अब क्लाउड्स का पैटर्न देखने के लिए इमेजेस भी तो कहीं ना कहीं से आएंगी। तो यहाँ पे जो पोलर सैटेलाइट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। दिन में तो विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है क्लाउड के पैटर्न्स की इमेजेस लेने के लिए, और रात में इंफ्रारेड रेस को यूज़ किया जाता है। तो इस टेक्निक के द्वारा ही जो आपके साइक्लोन्स और ये सब चीज़ें हैं इनको प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं और दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो MCQ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।